बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th का पहला चैप्टर जो कि यूनिट 1 से है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, लाइफ को डिफाइन कैसे करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू एकेडमिक रिव्यू। आज पहला क्लास शुरू करते हैं। चलो, द लिविंग वर्ल्ड। सो इससे पहले, लिविंग का मतलब जानने से पहले, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? लाइफ क्या होता है? ये लाइफ क्या होता है भाई? लाइफ क्या होता है? लाइफ का मतलब आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। दैट रिएक्शंस आर नोन एज द केमिकल रिएक्शंस, जो कि हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। दिस केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो कंसिडर्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर में, क्योंकि वहां पे एक्चुअली मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, हम पढ़ेंगे। मैं आज भी बता दूंगा कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ओके। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होके हमारे बॉडी में बहुत सारे चीजें होता है। क्या होता है भाई? पहला चीज ग्रोथ, उसका बाद रिप्रोडक्शन, सॉरी इसके बाद डेवलपमेंट आता है, ग्रोथ डेवलपमेंट ना। इसके बाद डेवलपमेंट, इसके बाद रिप्रोडक्शन, इसके बाद मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ना लिख कर भी चलेगा। इसके बाद क्या होता है? एक होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। और इसमें हम कॉन्शियसनेस के बारे में भी जानेंगे। कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो ये सारे चीजें आज हम डिफाइन करते हैं। तो लाइफ क्या होता है? एनी केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे अंदर लिविंग, हमारे अंदर नहीं, लिविंग जो है, दैट मीन्स कुत्ते के अंदर भी लिविंग, वो भी लिविंग है, उसके अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते होंगे। टाइगर के अंदर वो भी एक लिविंग है, उसके अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और ट्री के अंदर में भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जनरली मेटाबॉलिक क्या होता है, मैं और एक मार्कर में बता दे रहा हूं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है? ये दो प्रकार के, एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन और एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, काटा मीन्स काट लो, उसको काट दो, दैट मीन्स इट इज अ ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन, ब्रेकिंग रिएक्शन, ब्रेकिंग प्रोसेस। व्हाट? ब्रेकिंग प्रोसेस। इजी तरीके से बताया। काट मीन्स काट लो उसको, काटना का मतलब इंग्लिश में क्या करते हैं? कहते हैं ब्रेकिंग। ब्रेकिंग प्रोसेस इज नोन एज द कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो अगर इसको हम काटते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो एनाबॉलिक रिएक्शन इज नथिंग बट, अच्छा बोलो, ये अगर ब्रेक हो रहा है तो ये क्या होता है? ए डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये क्या होता है? एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें मेकिंग अप, इसको पहले इसमें ब्रेकिंग लिखा था, इसको पहले आप मेकिंग अप रिएक्शन लिखो, मेकिंग अप रिएक्शन और प्रोसेस, ओके, मेकिंग अप प्रोसेस। इसको हम और एक अच्छे नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बहुत इजी है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन होते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शन कौन होते हैं? देखो, मैं पढ़ाऊंगा आपको जब फोटोसिंथेसिस और उसके बाद रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में एक यहां पे याद रख लो, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब मेकिंग अप। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, food materials is made of by the plants
and they are also considered as what? Autotrophs. Therefore this process is a making a process. That means here food materials are made here. So अगर फूड मटेरियल्स मेड हो रहा है तो किस प्रोसेस से जाएगा? वो एनाबॉलिक रिएक्शन में जाएगा. दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन. बहुत इजी है. और एक होता है रेस्पिरेशन. अरे भाई रेस्पिरेशन क्या होता है? यहां पे फोटोसिंथेसिस में हमें क्या मिलता है? C6H12O6 ग्लूकोज. क्या बनता है? ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमें ग्लूकोज मिलता है और वो ग्लूकोज जाके रेस्पिरेशन में ब्रेक होता है. देयरफॉर इट इज अ ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस. ब्रेकिंग प्रोसेस. दैट मीन्स व्हाट इज ब्रेकिंग हियर? Generally the glucose C6H12O6 is break. Therefore this is known as a breaking down process. तो आपको समझ गए होंगे कि एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस. कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या आएगा? रेस्पिरेशन. तो ये सब चीजों से फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है? ग्लूकोज. तो ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है. इट इज ए नेसेसरी इज एन ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज ज्यादा होता है तो क्या होता है? ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि 11th का लास्ट चैप्टर क्या होता है? हॉर्मोन्स. उसके बारे में पढ़ेंगे. हाइपरग्लिसेमिया क्या होता है, तो ये सब पढ़ेंगे हम बाद में. अभी तक छोड़ो. तो फोटोसिंथेसिस इज ए मेकिंग प्रोसेस. दैट मीन्स हियर ग्लूकोज इज मेक डाउन. देयरफॉर इट इज ए कंस्ट्रक्टिव वन. बट रेस्पिरेशन मीन्स where the glucose is get breaking down into what? Pyruvate. into pyruvate. pyruvate का मतलब पायरुविक एसिड. तो ये हम बाद में पढ़ेंगे. तो रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ रहे थे? ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस. दैट मीन्स द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट. therefore it is a totally breakdown process. therefore it is considered as catabolic process and photosynthesis is considered as anabolic process. यहां पर ग्लूकोज बन रहा है तो सेल को ग्लूकोज चाहिए, तो सेल ग्रोथ कर रहा है. देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ प्रोसेस. तो यहां पे बोल दिया कि मेटाबॉलिक प्रोसेस इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ वन. अगर ग्रोथ हो रहा है अपने बॉडी में, तो ग्रोथ होने के बाद क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है. देयरफॉर दैट मीन्स दे आर साइमल्टेनियसली क्या होते हैं? डिपेंडेबल होते हैं ईच अदर. ग्रोथ इज डिपेंडेबल अपॉन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज ऑल्सो डिपेंड अपन द ग्रोथ. क्लियर? तो आपको ये सारे पता चल जाएगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है. मेटाबॉलिज्म मींस द समेशन ऑफ द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म. उसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक प्रोसेस. ग्रोथ, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और कुछ देखेंगे रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. पहला वन इसको लिख दिए मैं, मिटा दूं. ओके, तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा ग्रोथ. पहला प्रॉपर्टी है ग्रोथ. देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द साइज, increase in the size, number और mass is generally considered as growth. अगर एक बॉडी में, अगर आप समझ लो कि आप अगर पतला हो गए हो, तो आपके मम्मा क्या बोलेंगे? ये ठीक से खाना नहीं खा रहा है, उसका ग्रोथ कम हो रहा है. देयरफॉर इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ. अगर आप ज्यादा मोटा हो गए हो तो आपके कोई भी रिलेटिव्स बोलेंगे भाई तू तो मोटा हो गया है. दैट मीन्स आपका ग्रोथ ज्यादा हो गया है. देयरफॉर अगर साइज इंक्रीज हो गया तो उसको भी ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे. अगर मास भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे. नंबर भी
ग्रोथ का एक प्रॉपर्टी है। तो लेकिन ये सब प्रॉपर्टी किसके लिए है? हम पढ़ क्या रहे हैं? लिविंग। ये सब प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है? मेरे को अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या नॉन लिविंग ग्रोथ करते हैं, मैं बोलूंगा हाँ भाई करते हैं, लेकिन उनका ग्रोथ एक टाइप का ग्रोथ होता है। उनका ग्रोथ इस टाइप का नहीं होता है भाई। उनका ग्रोथ में भी नंबर, उनका ग्रोथ में भी मास, उनका ग्रोथ में भी साइज इंक्रीज होता है, लेकिन उनका ग्रोथ इनसाइड नहीं होता है। हमारा ग्रोथ इनसाइड होता है भाई। हम खा रहे हैं क्या? ग्लूकोज। हम क्या खा रहे हैं? ग्लूकोज खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, प्रोटीन्स खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके कारण हमारा ग्रोथ होता है। ओके। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एक वैरायटी टाइप का होता है। क्या होता है? इन केस ऑफ, इट इज इन द केस ऑफ लिविंग organisms, but in case of non-living, growth is because of the accumulation of the थिंग्स। कोई भी थिंग्स अगर एक्यूमुलेटेड हो जाता है तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। माउंटेन्स, भाई ये माउंटेन है, ये सपोज 2000 साल पहले इतना था, 2000 साल पहले। बाद में ये माउंटेन्स थोड़ा इंक्रीज कर लिया। अब नाउ इसका देखो लेंथ, साइज इतना बड़ा हो गया। सपोज हाइट h, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ रहा हूं, देखो लॉजिकली देखो क्या हो रहा है। इसका h बढ़ रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है। मैं क्या बोल रहा था? द एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग, एक्यूमुलेशन ऑफ जो समथिंग। अगर यहाँ पे कोई धूल, मिट्टी, कोई भी कुछ एक्यूमुलेटेड हो गया है, सपोज यहाँ पे भी देखो माउंटेन्स में भी ट्री होते हैं कि नहीं? अगर ट्री ज़्यादा हो रहा है, अगर ट्री बहुत सारे हो गए हैं तो उसको भी एक बोलेंगे ग्रोथ। लेकिन ये ग्रोथ के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ जो होता है इनसाइड द ह्यूमन और लिविंग, जो कि सेल ग्रोथ करता है। सेल ग्रोथ करने के बाद हमको ग्रोथ मिलता है। लेकिन यहां पे कोई सेल वेल नहीं होता है। यहां पे डायरेक्ट मिट्टी, धूल, पानी, कीचड़ विचड़ जो भी आता है यहां पे बन जाता है, लेंथ इंक्रीज करता है या फिर साइज इंक्रीज करता है। तो इसके कारण हम बोलेंगे कि लिविंग, नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है। देयरफॉर इट इज ए डिफरेंट वन। तो यह है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो है उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। देखो भाई, हम बोलेंगे कि क्या ग्रोथ एक डिफाइंड प्रॉपर्टी है? सोच के बताओ, क्या ग्रोथ एक डिफाइंड प्रॉपर्टी है? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या ठीक से? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लिविंग के लिए अलग, नॉन लिविंग के लिए अलग। देयरफॉर हम इसको एक नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी में कंसीडर करते हैं। सो इट इज कंसीडर्ड एज अ नॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। समझ में आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ग्रोथ के बारे में हम जान गए, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई? ह्यूमन
रिप्रोड्यूस करते हैं भाई, एनिमल में भी रिप्रोड्यूस होता है। ओके, ह्यूमन भी एक रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी करते हैं, ह्यूमन नहीं, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी करते हैं, जो कि बैक्टीरियाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 12th में पढ़ेंगे, बॉन्डिंग क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होते हैं, आप शायद 10th में पढ़े हो ये सब। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी करते हैं। जनरली रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप्स। तो ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानेंगे बाद में। तो रिप्रोडक्शन, इज इट ए डिफाइंड प्रॉपर्टी लाइक ग्रोथ? ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइंड प्रॉपर्टी, लेकिन रिप्रोडक्शन को हम कंसिडर कर सकते हैं क्या एक डिफाइंड प्रॉपर्टी में? क्या कंसिडर कर सकते हैं? मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? अरे भाई, आप बोलोगे कि रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स बनते हैं। ओके, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, इसको बोलेंगे क्या, रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? तो देखो क्या होता है रिप्रोडक्शन में, एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, लेकिन 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 म्यूल जानते हो क्या? म्यूल क्या जानते हो? इट इज स्टेराइल वन। व्हाई? म्यूल क्या होता है, हॉर्स और डोंकी का हाइब्रिड होता है, हॉर्स और डोंकी का हाइब्रिड वन होता है, देयरफॉर इट इज स्टेराइल। इट कुड नॉट, इट कैंट फॉर्म इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल नहीं बना सकता है। अगर मैं बोलूं म्यूल, भाई म्यूल तो एक एनिमल है। आप बोलोगे कि सर आप एक ह्यूमन का एग्जांपल दो। ह्यूमन में भी एक होता है ह्यूमन। देयर आर सम ह्यूमंस, they also couldn't reproduce because their reproductive system is not properly developed. Some have reproductive system, they have male reproductive system as well as female reproductive system, and some don't have any reproductive system. There are growth. Okay, therefore humans are also not reproduce properly, so they are basically known as infertile human, infertile humans. Clear? Infertile humans. तो these are the property. एक हम देख लिए कि ग्रोथ क्या होता है, एक रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्या हम रिप्रोडक्शन को एक डिफाइंड प्रॉपर्टी बोलेंगे? देख रहे हो आपके सामने है, कोई कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और भी एक ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमंस, और भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए नॉन रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइंड प्रॉपर्टी। क्लियर? समझ में आ गया भाई? ओके, तो आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है देख चुके हो, हम ग्रोथ भी देख चुके हैं, हम रिप्रोडक्शन के बारे में भी देख चुके हैं। लेकिन और एक होता है जो कि हम बोले हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। रेस्पॉन्स टू स्टिमुली क्या होता है, ये लिख लियो। वेरी गुड, लिख लो, मिटा दे रहा हूं। अगर मैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुली के बारे में बोलूं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, तो क्या होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली? क्या होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली? जो कि तीसरा होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली और स्टिमुलस। ये क्या होता है? मान लो आप पढ़ रहे हो,
बायो पढ़ रहे हो, लिविंग वर्ल्ड। अगर आपके सामने कोई चला गया तो आपके माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई कोई मेरे सामने गया। दिस इज नोन एज स्टिमुलस। आप उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सकते हो थ्रू योर ब्रेन, माइंड। देयरफॉर दिस इज नोन एज रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस। सो ये भी एक लिविंग का प्रॉपर्टी है या नहीं बताओ। आप अगर कुछ कर सकते हो, ये भी एक लिविंग का प्रॉपर्टी होता है। मान लो कि आपको कोई आके टच किया, तो आप समझ सकते हो कि भाई मेरे को कोई टच किया। हाँ, ये भी एक रेस्पॉन्स है, जो कि मैं रेस्पॉन्स दे रहा हूं, भाई मुझे टच मत करो, दर्द हो रहा है। तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं आज रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, कोमा में जो होते हैं, कोमा पेशेंट, क्या उनको स्टिमुलस, उनका स्टिमुलस होता है? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? स्टिमुलस होता है लेकिन वो स्टिमुली तो नहीं होता है, क्योंकि स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? एनी distractions from the environment or surrounding। एनी डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी। ओके, बर्ड्स यहाँ पे गा रहे हैं, सिंगिंग सॉन्ग, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। आप पढ़ रहे हो, उस गाना को सुनोगे, ओके, लेकिन गाते नहीं है, बोल दिया ऐसे। फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि सॉन्ग गाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन भी एक स्टिमुली होता है। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, एनी डिस्ट्रैक्शंस आर कंसिडर्ड एज स्टिमुली। तो उस स्टिमुली को आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, देयरफॉर इट इज नोन एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। लेकिन मैं अगर बोलूंगी कोमा पेशेंट का क्या स्टिमुली होता है? नहीं। क्यों? अरे भाई, अगर कोमा पेशेंट देख सकता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है, अगर आप उसको टच करोगे, उस व्यक्ति को आप टच करोगे, तो भी वो समझ नहीं पाएगा कौन टच किया या नहीं। देयरफॉर दे डू नॉट रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुली। लेकिन हम इसको भी कंसिडर करते हैं एज ए डिफाइंड प्रॉपर्टी, क्योंकि मैक्सिमम के केस में ये हो रहा है, ये हो रहा है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। लेकिन हम ये जो स्टिमुली के बारे में न्यूरल चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जो कि 21 वाला चैप्टर है, 21 चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उस चैप्टर में रेस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुली क्या होता है, मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा। तो आप पहला चैप्टर पहले आए हो 10th से, तो आप थोड़ा सा जानो कि रेस्पॉन्स क्या होता है, स्टिमुली क्या होता है। क्लियर? तो ये सब हम देखें क्या, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब हम देखें अभी। तो अगले क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई भी डाउट या शंका है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाना और लिख देना, भाई सर मेरा ये क्वेश्चन डाउट है। सर कोई भी क्वेश्चंस भी उठा के मेरे को दे सकते हो। सर मेरा रेस्पॉन्स टू स्टिमुली अच्छे से नहीं समझ में आ गया, तो आप अच्छे से और एक वीडियो में बताओ, मैं और एक वीडियो बना के दूंगा। ओके, अगर कोई किसी को बोलेगा कि मेरे को सर रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं भी उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। तो ये 4 चीजें हम कंसिडर कर लिए हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, कैसे हम एक व्यक्ति के नाम लिखते हैं, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी। दैट मीन्स वस्तु तो नॉन लिविंग हो जाता है, नॉन लिविंग के नाम नहीं होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये किस तरह से हम नाम देते हैं उसको देखते हैं। सपोज एक नाम ले लिया होमो सेपियंस, ओके, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं उसका कुछ रूल्स पढ़ेंगे, 4-5 रूल्स हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। और बहुत सारे न्यूमेरिकल,
बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, दैट मीन्स बहुत सारे नेम्स देखेंगे, साइंटिफिक नेम्स। जनरली होमो साइंटिफिक एक, ये भी एक साइंटिफिक है। तो यहाँ से क्या जीनस है, क्या स्पीसीज है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।